दोस्तों नमस्कार। कौन सा देश गढ़ रहे हैं आप? उस देश में आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा माहौल होगा? यह देश मौजूदा वक्त में जो है वह भी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? या फिर यह देश संवेदनहीन हो चुका होगा, अंदर से कंगाल हो चला होगा, सांस्कृतिक मूल्य खत्म हो चले होंगे, भावनाओं का कोई मतलब होगा नहीं, और एक कमरे में मौत होगी तो दूसरे कमरे में जश्न होगा। यह कौन सा देश हम गढ़ रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि देश के सामने आज शायद सबसे बड़ा मुद्दा यही हो चला है कि गुजरात के चुनाव में जीत मिलेगी किसको? और कुछ कदम और आगे बढ़ाइएगा तो पूछिएगा कि 2024 के चुनाव में जीत किसे मिलेगी? लेकिन जिस जीत के बाद इस देश को गढ़ने की प्रक्रिया कमोवेश हर क्षेत्र में शुरू होती चली गई, उस परिस्थितियों के बीच इस देश के प्रधान सेवक अपने तौर पर जो पोस्टर इस देश के माथे पर चस्पा करते हुए आगे निकलते चले गए, क्या कभी उस पोस्टर को आपने पढ़ा है? ध्यान से देखा है कितना खर्च होता है उन पोस्टरों को चस्पा करने पर? या फिर यह सौंदर्य शास्त्र है कि दरअसल हमारी चकाचौंध तले हर कोई समाता चला जाए? जब हमने आपसे जिक्र किया कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जाएंगे, इस पर ना राजनीतिक सत्ता सोचेगी, ना इस देश में मौजूदा वक्त की वह पीढ़ी जिसके कांधे पर इस देश का बोझ तो टिका हुआ है, लेकिन वो पल्ला झाड़ने को तैयार है, यह कहने को तैयार है यह देश तो ऐसे ही था। कल्पना कीजिए, एक दो नहीं, 20-25 नहीं, बल्कि 53 बच्चों की मौत हो गई उस जगह पर जहां पर आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। उन्होंने घटना स्थल पे जाके परिस्थितियों को जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री घायलों से भी मिले। घायलों से मिलने अस्पताल में गए तो अस्पताल में लेटे हुए मरीज की टांगों के नीचे एक तकिया पड़ा था। यानी 2 दिन पहले तक माथे के नीचे रखने के लिए अस्पताल के बेड पर तकिया नहीं था, और आज जिस पांव में चोट लगी है उसके नीचे भी एक तकिया पड़ा हुआ है। नई चादर है, नया गद्दा है, खुशबू आ रही है नए रंग रोगन की, नई पोताई की, दरवाजों की खुशबू भी है, वहां पर भी पेंट कर दिया गया है। सब कुछ शानदार है। जिस जगह से तार टूटी लोहे की, जो 8 तारें थी मोटी मोटी, उन जगहों को सफेद चादर, सफेद पन्नी, सफेद पैलोथिन से ढक दिया गया है। वहां पे प्रधानमंत्री पहुंचे और पीछे मुख्यमंत्री एक लिहाज से कैमरे से बचते हुए कहीं कैमरे के सामने वहां आ ना जाएं। एक तस्वीर आपके सामने है जहां पर प्रधानमंत्री घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं और चंद मिनटों के बाद यहां पर राज्य के गृह मंत्री आ गए। इन तस्वीरों के साय तले एक दूसरी तस्वीर भी जरूर देख लीजिए, जो पांव के नीचे तकिया पड़ा हुआ है। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि अस्पताल चकमका गया। सवाल यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जितना खर्च उनकी छवि को बनाने के लिए होता है, क्या इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या इस देश को बचाने के लिए इतना खर्च होता है? और जिस पीढ़ी का हमने जिक्र किया, उस पीढ़ियों की कतार आज आप सुन लीजिए, यह जीवित नहीं है। 1-2 नहीं बल्कि 54 बच्चों की मौत हुई है। 54 बच्चों के साथ बीटू परमार, महज 5 बरस की उम्र इसकी। और इस तरीके से 5 से 12 बरस तक के बच्चों के लिए 12 रुपए का टिकट उनके मां बाप ने खरीदा। 2 बच्चे तो ऐसे रहे, हर्षानी और जियांश। एक 7 साल की हर्षानी और 4 बरस का दिव्यांश जियांश, जो अपने माता पिता को खो चुका है। उसका पालन पोषण कैसे होगा वो नहीं जानता है, लेकिन श्याम 6 बरस का, निसर्ग भावेश 8 बरस का, राज परमारे 9 बरस का, तमन्ना लड़की का नाम है 9 बरस की, यश 12 बरस का, तन्मय 12 बरस का, तनमश 10 बरस का, गिरीश 12 बरस का, युवराज 12 बरस का, दिव्यांश 5 बरस का, राहुल 5 बरस का, देवी नामा 5 बरस की, महाबेन 5 बरस की, फैजान 5 बरस का, विमच 8 बरस का, रुद्र 8 बरस का। एक लंबी कतार है, बच्चों की कतार है। मां बाप बच्चों को खो चुके हैं। दर्द
बहुत ज्यादा होगा, पीड़ा बहुत ज्यादा होगी, जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। लेकिन इस दौर में वह गुजरात में थे जब यह हादसा हुआ, और प्रधानमंत्री गुजरात में और हादसा हो जाए तो सब कुछ प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जब सिमट जाता है तो प्रतिक्रिया देने में भी वक्त लगता है। इंतजार किया जाता है कि प्रधानमंत्री आह तो भरे, उसके बाद हम चौकन्ने हो जाएंगे। सवाल सिर्फ एक मोरबी के पुल का नहीं है, सवाल उस ऐतिहासिक धरोहर के टूटने का नहीं है, सवाल सैकड़ों मौतों का नहीं है। सवाल यह है कि इस दौर में भी क्या हम वाकई ऐसी परिस्थिति में आकर खड़े हो गए हैं जहां पे हमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता का पाठ आज आपके सामने करना पड़े। सिर्फ 4, 5, 6 लाइनें सुनिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अगर आज होते और यह कविता अगर आज लिखी गई होती तो आप कहते यकीनी तौर पर यह कैसे संभव है कि प्रधानमंत्री इस देश के भीतर चुनावी तौर पर जश्न मनाते हुए निकले और शब्दों में पीड़ा भर ले, आंखों में रुआसापन ले आए, चेहरे पर नाराजगी रहे, और इन सब के बीच अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिधान के जरिए वह संवाद बनाने की कोशिश लोगों से करें और लोग समझ जाएं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। बच्चों ने मां बाप खो दिए, मां बाप ने बच्चे खो दिए, किसी ने पत्नी खो दी, किसी की दादी मर गई, और ये सब लोग कहां गए थे? टिकट कटाकर उस पुल पर सवार थे जो पुल खोला ही इसीलिए क्या था कि हर कोई आए, जमा हो, चकाचौंध के साथ वहां पर लाम लपेट करके उसको रोशनीमय किया गया था। लेकिन यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? कल्पना के परे है यह परिस्थिति। कविता कभी भी लिखी गई और लिखते लिखते अगर कवि आखिर में यह बात कहने पर उतारू हो जाए कि आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का सब नाम धन्य पहरेदार ही क्यों ना हो। दुख दर्द का चक्र नहीं है, यह देश को बचाने की परिस्थितियां हैं। यह देश कंगाल सिर्फ बैंकों के जरिए नहीं होगा, आर्थिक नीतियों के जरिए नहीं होगा, महंगाई बेरोजगारी के जरिए नहीं होगा। उसकी तो एक लंबी फहरिस्त है। प्रधानमंत्री हर जगह कैसे फेल होते चले गए, लेकिन जो पोस्टर इस देश में चस्पा किया गया और जितने हजारों करोड़ रुपए उस प्रचार पे खर्च किए गए वह भी अपरंपार है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गुजरात के भीतर केंद्र सरकार यानी दिल्ली में बैठी हुई सरकार सबसे ज्यादा प्रचार का पैसा गुजरात में खर्च करती हो? यानी राज्यों को दिए जाने वाले प्रचार में भी गुजरात मौजूदा सत्ता के लिए अव्वल है। वो बताए कि किस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री, इस देश की केंद्रीय सत्ता, इस देश की मोदी सरकार कमाल का काम कर रही है। हमें लगता है कि आज जरा उस सौंदर्य शास्त्र को समझिए जो मौत को अनदेखा करते हैं और रुआसा होते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमारी आंखें बंद हो जाती है क्योंकि हम इस देश को अंदर से संवेदनहीन बना रहे हैं। जो संवेदनशीलता इस देश के भीतर अध्यात्म से आती थी, विज्ञान से मुंह मोड़कर हमने अध्यात्म को भी हवा हवाई बना दिया है, और सब कुछ चुनाव के इर्द गिर्द जब समेटा जा रहा है तो वाकई यह बोली लग रही है कि जो कच्छ और सौराष्ट्र का इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री अभी मौजूद है और जहां पर यह हादसा हुआ वहां चुनाव जीतेगा कौन? यह कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके में पिछली बार 30 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी, 23 सीट ही सिर्फ बीजेपी ने जीती थी, और मोरबी की एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली थी। तो क्या यह आकलन किया जाना चाहिए या उस सच को पकड़ने की कोशिश कीजिए? आखिर क्यों इस देश के प्रधानमंत्री संवेदनहीन हो जाते हैं? उनकी बातों पे मत जाइए, लोकतंत्र के मंदिर के सामने नतमस्तक होने को भूलिए, संविधान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होने की परिस्थितियों को भुलाइए, इस देश की संविधान की शपथ की स्थितियों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जरा समझने की कोशिश कीजिए कि चुनाव राजनीति के लिए जीने और मरने वाले देश के भीतर पूंजी का महत्व है, और पूंजी के आश्रय इस देश को चलाने की जो सोच है उसमें मौत बहुत कम कीमत में आकी जाती है। और जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि गुजरात के भीतर भी
मौजूदा सरकार ने जो विज्ञापन दिए 2015 में इस देश के तमाम 34 भाषाओं के अखबारों के लिए विज्ञापन का बजट 66 करोड़ था। 66 करोड़ सिर्फ गुजरात में गए 18 करोड़। यानी देश के प्रधानमंत्री मोदी बने उसके बाद का हम जिक्र करें, उसके अगले बरस 2015-16 में 61 करोड़ बजट था पूरे देश का, 15 करोड़ 40 लाख सिर्फ गुजरात में गए। उसके बाद बजट था 60 करोड़ 58 लाख रुपए, उसमें से 25 करोड़ रुपए सिर्फ गुजरात के लिए गए। यानी यह उस देश के भीतर केंद्रीय बजट और केंद्रीय प्रचार से हटकर एक कीमत हमने आपको बताई है कि गुजरात के भीतर भी मौजूदा केंद्रीय सत्ता और देश के प्रधानमंत्री जो अभी मोरबी में अलग अलग जगहों से मुलाकात कर रहे हैं, हर जगह को वो ग्राउंड जीरो पर हैं तो हर किसी को छूना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसीलिए अस्पताल में भी हैं जहां रंग रोगन पुताई इस रूप में हुआ, लगा ही नहीं कि किसी के भीतर जरा सी भी संवेदनशीलता हो कि दरअसल गांव की स्थिति नहीं, ग्रामीण इलाकों की स्थिति नहीं, मोरबी जैसे शहर के इलाकों में अस्पताल काम कैसे करते हैं, क्या वाकई यहां दवाई भी मिल जाती है। बेड मिलना तो दूर की बात है, क्योंकि खुद सरकार के आंकड़े बताते हैं पूरे गुजरात में 2000 के लगभग सरकारी अस्पताल हैं, जिसमें छोटे बड़े सभी सरकारी अस्पताल हैं और 28,000 बेड है। और उसमें जब मोरबी के अस्पताल में पहुंचिएगा तो जितनी मौतें हुई हैं उतने बेड अस्पताल में नहीं है। अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इस हकीकत के साथ रहता है तो उसके बाद सुनिए, इस देश के भीतर में 7,800 करोड़ रुपया सिर्फ प्रचार पर फूंका गया है और इस प्रचार के दायरे में इस देश की इकोनॉमी आई जो गलत रास्ते पर जा चुकी है। इस देश में बेरोजगारी की त्रासदी आई जो रोजगार बताते हुए रोजगार कितना है यह बताने में जुट गई। इस प्रचार की रकम के दायरे में महंगाई भी आई है जो बता रही है कि इन्फ्लेशन पर काबू पा लिया गया है। इस खर्च और चकाचौंध के बीच यह भी बताया गया सरकार कर्ज में नहीं डूबी है और नेहरू से लेकर अभी तक सबसे बेहतरीन सरकार यह है। इसके दायरे में फेडरल स्ट्रक्चर कैसे चकनाचूर हो रहा है उसको भी बचाने की कोशिश प्रचार के जरिए ही की गई। आरबीआई इन्फ्लेशन रोक नहीं सका, डिविडेंड सरकार ले लेती है, बैंक कंगाली है, डूबते हैं उभरते हैं, विदेशी हाथों तक में बैंक बेचने की स्थिति आ गई। लक्ष्मी वैश्य बैंक को जिस हाथ सिंगापुर के हाथों और वहां के बैंक के हाथों दे दिया गया, यानी इतना पैसा भी आरबीआई के पास नहीं कि कोई बैंक डूब जाए तो उसको उबारे कैसे, जो उसका पहला काम होता है। लेकिन प्रचार प्रसार ने इस देश की चकाचौंध के भीतर हर फेल परिस्थिति को न सिर्फ पास किया है बल्कि अव्वल नंबर पर तमगा दिया है। हम एक ऐसी परिस्थिति में हैं, इस देश के भीतर की आर्थिक खोखलेपन को देखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं। बेरोजगारी, महंगाई, मुश्किल हालात, इन सबको देखने की जरूरत नहीं है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांटकर इस देश को अगर चलाया जा रहा है तो उसके पीछे की किसी थ्योरी पे मत जाइएगा। गुजरात के भीतर भी 1 करोड़ लोग सरकारी राशन और मुफ्त अनाज पर अगर जिंदगी जी रहे हैं तो उनकी गरीबी पर हम देखिएगा। परिस्थितियों को इस रूप में समझिए कि कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी राज्य के भीतर जो चेक एंड बैलेंस करता है, वह चेक एंड बैलेंस भी मुख्यमंत्री निवास से लेकर प्रधानमंत्री निवास के भीतर सिर्फ एक खिड़की और एक निर्णय पर जाकर टिक जाए तो पूरी की पूरी नौकरशाही तबाह हो गई। पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा कोई मायने नहीं रखता है और कॉन्स्टिट्यूशन जो चेक एंड बैलेंस का अधिकार किसी राज्य के भीतर देता है वह भी फेल होगा। लेकिन फेल कुछ नहीं हुआ है, हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं, इन परिस्थितियों में जीने के लिए अभ्यस्त हो गए हैं। और सवाल फिर वही आएगा कि जो 5 बरस का बच्चा था जो मर गया, जो 8 बरस का बच्चा था मर गया, 10 बरस का बच्चा, 12 बरस का बच्चा, 5 बरस से छोटे बच्चों को जाने की इजाजत है नहीं। कुछ लोग ले जाते होंगे लेकिन संयोग से जो सरकार ने लिस्ट जारी की उसमें अभी तक सबसे कम उम्र 5 बरस के बच्चे की आई। 4 बरस का एक बच्चा जियांश जरूर निकल कर आया जिसने जानकारी दी कि उसके मां बाप की मौत हो गई है, वो मर चुके हैं। कैसे आगे जिंदगी कटेगी नहीं जानता। यह कोविड नहीं है, यह इस देश की ऐसी त्रासदी है या देश के भीतर रिश्ता हुआ ऐसा घाव है जिसका इलाज कमोवेश हर सत्ता के पास होना चाहिए क्योंकि जनता उसको दवाई के तौर पर
इनाम में अपने वोट को देती है, लेकिन हम लोग फंस जाते हैं वोट में जीतेगा कौन और हारेगा कौन, और पूरा परसेप्शन बनाने का तरीका इस देश के भीतर में राजनीतिक दलों के साथ घुमड़ता रहता है। सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री एक नहीं, चार नहीं, 6 परिधान इस दौर में गुजरात के भीतर बदल गए। सवाल यह भी नहीं है कि जिस हेलीकॉप्टर पर वो सवार है, जिस जहाज पर वो सवार है, जिस शानदार रॉयल्स रॉय गाड़ी पर वो सवार है, करोड़ों की गाड़ियां हैं, चारों तरफ पूरा प्रशासनिक अमला है, वो खर्चा इस देश के लोगों का है, इस देश की पूंजी पर वो चल रहे हैं। उनकी अपनी कमाई सिवाय प्रधानमंत्री होने भर की है, और प्रधानमंत्री होने के बाद जो पूरी रईसी की प्रतीक है इस देश के भीतर में, वह पूरा अमला खुद तय करना है हमें कितनी सुविधाओं के साथ रहना है, और सुविधाएं अपरंपार है इस देश के भीतर में, उसकी कोई कमी नहीं है। तो क्या वाकई जितनी मौतें हुई और उन मौतों के बाद जो परिस्थितियों में प्रधानमंत्री पहुंचे, तो क्या वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते तो आप खुश होते? वो अगर खामोशी बरत लेते तो आप खुश होते? वो अगर गुजरात छोड़कर दिल्ली लौटे आते और फाइल टटोलने लगते और देखते किसने किसे किस रूप में इस पुल को संभालने का सौदा किया, और इस देश के भीतर में जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी फाइलों को खोल लेते, तो आप खुश होते? किस बात से खुश होते? लेकिन खुश होते या ना होते, लेकिन मातम मनाइए इस बात को लेकर कि इस देश के भीतर में ऊपरी तौर पर बैठी हुई सत्ता भी संवेदनहीन कैसे हो गई, और इस देश के भीतर जो मानवीय मूल्य थे वह धीरे धीरे खत्म कैसे हो गए, और लोग उस सियासत के भीतर जाकर घुस गए जहां पर सियासी बयानों के बीच जीत हार के फैसले होने लगे। ऐसी परिस्थिति तो इस देश के भीतर कभी नहीं रही। मानवीय तौर पर माना यही जाता रहा कि सत्ता जो है वह अपनी भावनाओं के जरिए इस देश को एहसास कराएगी कि वह उनके साथ खड़ी है। लेकिन कल्पना कीजिए कि 7 लोक कल्याण मार्ग, लोक कल्याण का मतलब होता है जो जनता का कल्याण करे, वहां से प्रधानमंत्री निकले, हवाई अड्डे पहुंचे, इस बीच में कोई मुलाकात नहीं, वीवीआईपी सड़क है, उस लिहाज से पूरी सुरक्षात्मक दृष्टि से और यूं भी कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए। उसके बाद जहाज पकड़े और उतरे गुजरात के भीतर, वहां गाड़ियों का रेला, आपको तो बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जहाज के ठीक सामने आकर 3 गाड़ियों का रेला खड़ा हो जाता है। बाहर निकलते निकलते वह 6 और 18 गाड़ियों में तब्दील हो जाती है, और वो चल पड़ता है अलग अलग इवेंट्स को लेकर, अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम को सफल बनाने को लेकर। उसके बाद फिर वो वहां से उड़ते हैं और दूसरी जगह पहुंचते हैं, तो फिर बीच में कोई जनता से सरोकार हो नहीं पाते हैं। और यही परिस्थितियां मोरबी तक आई है, यानी सरदार पटेल की मूर्ति के नीचे प्रार्थना करते हुए, फूल बरसाते हुए, आसमान में हेलीकॉप्टर घूमता हुआ, सारी तस्वीर आप अपनी आंखों में बसा लीजिए, लेकिन खामोश रहिएगा। खामोश इसलिए रहिएगा क्योंकि आप अभ्यस्त हो चले हैं। बोलने की एवज में इस देश के भीतर आपको कुछ होगा नहीं, लेकिन खामोश रहिए, समझने की कोशिश कीजिए, अपनी आंखों के सामने उन तस्वीरों को जिंदा कीजिए। समझिए, इस देश के भीतर में 8,000 9,000 करोड़ के विमान के जरिए प्रधानमंत्री गुजरात, गुजरात से चार्टर्ड के जरिए फिर कहीं और, हेलीकॉप्टर से फिर कहीं और, करोड़ों की गाड़ियों का रेला मैदान दर मैदान घूमते हुए, जनता से कम मिले। कहां मिले? मिले तो इस अस्पताल में मिले। उससे पहले अलग अलग टीम से मिले, उस टीम के भीतर उन पुलिसकर्मियों से मिले जो सुरक्षा के लिए वहां पर मौजूद थे, जिसको रेस्क्यू टीम के तौर पर आप कह सकते हैं। और होते होते प्रधानमंत्री जब पहुंचे उस जगह पे जहां से तार टूटी थी, वहां पर मुख्यमंत्री भी पीछे खड़े हुए हैं, वह भी अपना चेहरा दिखा पाने की स्थिति में नहीं है। कौन सी जांच कमेटी बनेगी? कौन उस जांच कमेटी के दायरे में आएगा? जबकि सब कुछ तो आंखों के सामने है। आप आंख मूंद कर क्यों खड़े हैं? और इस देश के ऊपर से अगर कोई निर्णय नहीं होगा तो नीचे बैठा हुआ व्यक्ति तो 2 जून की रोटी में ही उसकी जिंदगी खप जा रही है, क्योंकि जो 140 लोगों के परिवारों का जिक्र हो रहा है, उसमें 80 परिवार ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं। मजदूरी से जुड़े हुए 80 परिवार, 22 परिवार ऐसे हैं जिसको आप लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, 27 परिवार ऐसे हैं जो किसानी और मजदूरी और कुछ व्यापार की परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं। इन परिस्थितियों में भारत के समाज के भीतर इन्हें टिकट मौत का अगर दिया जाता है, यह कहकर कि आप जाइए, और उसके बाद इस देश में हरकत
इस बात की होती है कि इसने टिकट क्यों बेचा, उसने रोका क्यों नहीं, उसके हाथ में तो डंडा था और यहां तो अपने हाथों में संविधान है, कानून का राज होना चाहिए, कानून के राज के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस पर कार्रवाई करे तो कौन करे। और अगर कानून का राज नहीं होगा और इन परिस्थितियों के भीतर यह देश चल रहा होगा तो सवाल यह नहीं है कि यह देश की आर्थिक विपन्नता कैसे आएगी, राजनीतिक व्यवस्था कब ढह कर चकनाचूर हो जाएगी, किस तरीके से लोकतंत्र का मंदिर आपको चरमराता हुआ दिखाई देगा। भूल जाइए इस बात को लेकर। इस देश के भीतर की उस परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए जहां पर भारत की पहचान सिर्फ और सिर्फ परिवार के तौर पर होती है। और परिवार का मतलब मां, बहन, पिता, बच्चे, दादी, नानी, मामा, मामी, यही सब होते हैं। और भारत परिवार को जीता है। उसके भीतर परिवार अगर खत्म होते चले जा रहे हैं और हम आंकड़ों की बाजीगरी में यही बताने पर आकर टिक गए हैं कि क्या होगा गुजरात में, इसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा, तो यह देश की मौत हो रही है या इस मौत की परिस्थितियों को हमने जन्म दे दिया है। आप कहां पर खड़े हैं, किस रूप में खड़े हैं, चिंतन मनन जरूर कीजिए, क्योंकि इससे विभत्स स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। जिस अस्पताल के भीतर वाटर कूलर से पानी नहीं आ रहा था, एक नल से आता था, वह भी रुक के आता था, गिलास नहीं था, वहां नया वाटर कूलर सिर्फ इसलिए लगा दिया गया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। रंग रोगन इसलिए कर दिया गया, कोई दुर्गंध साफ चाक चेहरे और साफ शानदार कुर्ते और पजामे पर ना पड़ जाए। क्या इस स्थिति में यह देश आकर खड़ा हो गया है? और अगर ऐसी परिस्थिति है तो फिर हमें क्या कहना है? खामोश हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।